नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईबीएस के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भाई हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, गर्मी व सर्दी की ऋतु में क्रमशः कौन से कपड़े पहने जाते हैं? पहला ऑप्शन है ऊनी रेशमी, दूसरा है रेशमी और सूती, तीसरा है ऊनी और सूती, चौथा है सूती और ऊनी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहने जाते हैं और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े। प्रश्न नंबर 2 है, वन महोत्सव मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है जुलाई में, दूसरा है अगस्त में, तीसरा है अप्रैल में, चौथा है नवंबर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जुलाई में मनाया जाता है वन महोत्सव। ये महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 से। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाग 9 का बी, दूसरा है भाग 8, तीसरा है भाग 9, चौथा है भाग 9 का ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, भाग 9। ये पंचायत से संबंधित है। पहली बार पंचायत राजस्थान में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 4 है, उपभोक्ता संरक्षण नियम के तहत 1 लाख रुपए तक शिकायत दर्ज करने के लिए लगने वाला मूल्य है? पहला है 50 रुपये, दूसरा है 100 रुपये, तीसरा है 150 रुपये, चौथा है 200 रुपये। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 1 लाख रुपए की धनराशि तक की शिकायत करने के लिए 100 रुपये का मूल्य लगता है। प्रश्न नंबर 5 है, सूर्य किस दिशा में उगता है? ये प्रश्न तो बच्चों वाला है। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, हर कोई ये प्रश्न जानता होगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश है? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है ढूंढाड़ और चौथा है कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ढूंढाड़ भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश में से एक है। प्रश्न नंबर 7 है, पिता के पिता, माँ की माँ व चाचा की लड़की के साथ आपके रिश्ते क्रमशः कहलाएंगे? पिता के पिता को हम दादा कहते हैं, माँ की माँ को हम नानी कहते हैं और चाचा की लड़की को चचेरी बहन कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दादा, नानी और चचेरी बहन। प्रश्न नंबर 8 है, किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 12/10/2094 को यानी 12 अक्टूबर 1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है जयपुर से सांगानेर तक, दूसरा है अजमेर से किशनगढ़ तक, तीसरा है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, चौथा है बीकानेर से कोलायत तक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मेड़ता रोड से लेकर के मेड़ता सिटी तक ये प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती हैं? पहला है भोजन और आवास से संबंधित, दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित, तीसरा है शिक्षा और रोजगार से संबंधित, चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लोक कल्याणकारी योजनाएं भोजन और आवास से संबंधित होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से भी और शिक्षा और रोजगार इन तीनों से संबंधित होती हैं।
कल्याणकारी योजनाएं। डी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1965 में, 1968 में, 1961 में और 1971 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1961 में बाल श्रम अधिनियम लागू किया गया था। इसको याद रखने का तरीका है, 6 वर्ष के बच्चे का एडमिशन पहली क्लास में होता है, ना कि उसे श्रम पर भेजा जाता है। यानी 6 और 1 से याद रख लीजिए, 1961 में आया था बाल श्रम अधिनियम कानून। प्रश्न नंबर 11 है, वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, एक्वेरियम, संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं के जनन द्रव्य जीन बैंकों जैव विविधता की किस विधि के अंतर्गत आते हैं? पहला है स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, वही स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, उपर्युक्त दोनों के अंतर्गत, दोनों में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों के अंतर्गत। स्वस्थानीय संरक्षण और वही स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है? पहला है कहानी विधि, दूसरा है वार्तालाप विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर परिचर्चा, चौथा है नाटकीयकरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर परिचर्चा में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? पहला ऑप्शन है विज्ञान क्लब, दूसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, तीसरा है पाठ्य पुस्तकें, चौथा है श्यामपट्ट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, विज्ञान क्लब। अगर इसी प्रश्न में विज्ञान शब्द ना दे रखा होता तब इस प्रश्न का सही जवाब होता श्रव्य दृश्य सामग्री। विज्ञान शब्द से इस प्रश्न का सही जवाब विज्ञान क्लब हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, तारा भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? पहला ऑप्शन है बीरबल साहनी, दूसरा है सत्येंद्र नाथ बोस, तीसरा है आइंस्टीन, चौथा मेघनाथ साहा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघनाथ साहा थे तारा के भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले। मेघ को इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मेघ आता है बादलों से यानी आसमान से, और तारा भी आसमान में होता है। प्रश्न नंबर 15 है, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभयारण्य है? पहला ऑप्शन है दर्रा अभयारण्य, दूसरा है सरिस्का अभयारण्य, तीसरा है केवलादेव अभयारण्य, चौथा है सीता माता अभयारण्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य है प्रतापगढ़ जिले में है सीता माता अभयारण्य, और केवलादेव अभयारण्य है भरतपुर जिले के अंदर केवलादेव अभयारण्य है, और सरिस्का अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का अभयारण्य, और दर्रा अभयारण्य है राजस्थान के कोटा जिले में। आप दोबारा देख लीजिए, दर्रा है कोटा में, सरिस्का है अलवरपुर में, केवलादेव भरतपुर में और सीता माता प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से सिंचाई का वह साधन जिसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है? पहला ऑप्शन है चरस, दूसरा है ढेकली, तीसरा है विद्युत पंप, चौथा है ड्रिप तंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ड्रिप तंत्र सिंचाई की सबसे उत्तम विधि है, इसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प व राष्ट्रीय वृक्ष क्रमशः हैं?
पहला ऑप्शन है कमल और बरगद, दूसरा है गुलाब और आम, तीसरा है रोहिणा और खेजड़ी, चौथा है चमेली और आंवला। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कमल है राष्ट्रीय पुष्प, बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। वहीं अगर भारत की जगह यहाँ पूछा जाता राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय वृक्ष, तब इस प्रश्न का सही जवाब होता ऑप्शन सी, क्योंकि रोहिणा राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प है और खेजड़ी राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होता राजस्थान के संदर्भ में। इस प्रश्न का अब सही जवाब ऑप्शन ए है, कमल और बरगद। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से जल में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जल रंगहीन व स्वादहीन होता है, दूसरा है बाष्पीकरण की क्रिया से जल गायब होता है तथा संघनन से पुनः प्रकट हो जाता है, तीसरा है बहते पानी व जल वाष्प में शक्ति होती है तथा इसकी ऊपरी सतह रबड़ की तनी हुई झिल्ली जैसी होती है, चौथा है बर्फ पानी में डूब जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, बर्फ पानी में कभी नहीं डूबती है, यानी ये कथन गलत है। बाकी के तीनों, पहला जल रंगहीन व स्वादहीन होता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा बाष्पीकरण की क्रिया से जल गायब होता है तथा संघनन की क्रिया से पुनः प्रकट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। बहते पानी व जल वाष्प में शक्ति होती है तथा इसकी ऊपरी सतह रबड़ की तनी हुई झिल्ली जैसी होती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं, डी कथन गलत है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, केला देवी का मेला कब लगता है? पहला ऑप्शन है चैत्र माह में, दूसरा है कार्तिक माह में, तीसरा है बैसाख माह में, चौथा है आषाढ़ माह में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चैत्र माह में लगता है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला लगता है राजस्थान के करौली जिले में, करौली जिले के अंदर लगता है केला देवी का मेला। के से करौली याद रख लीजिए, दोनों में काका दे रखा है। प्रश्न नंबर 20 है, मशीनों के विकास से पहले लोगों का प्रमुख व्यवसाय था? पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा है कल कारखानों में कार्य करना, बिजली के कार्य, कंप्यूटर कार्य। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पशुपालन। प्रश्न नंबर 21 है, मुंह के द्वारा पिलाया जाने वाला टीका है? पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा है पोलियो, तीसरा है बीसीजी, चौथा है टाइफाइड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पोलियो का टीका मुंह के द्वारा पिलाया जाता है। इसका ध्येय वाक्य भी आपने सुना होगा, इसका ध्येय वाक्य है 2 बूंद जिंदगी की। ये मुंह के द्वारा पिलाया जाने वाला टीका है, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से, इसको याद रख सकते हैं। 5 आता है, ये पिलाया जाता है 5 वर्षों के बच्चों तक, यानी जो बच्चे 5 वर्ष के होते हैं केवल उन्हीं को ये टीका पिलाया जाता है। 5 वर्ष के बाद ये टीका नहीं पिलाया जाता, यानी 1995, 5 से याद रख लीजिए। 1995 में शुरुआत हुई थी पल्स पोलियो अभियान की। प्रश्न नंबर 22 है, पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए, दूसरा है बर्फ पर फिसलने के लिए, तीसरा है बर्फ पर गड्ढा करने के लिए, होगा गाढ़ा नहीं, गड्ढा करने के लिए, चौथा है रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए कीले वाले जूतों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ये नहीं वाले प्रश्न रीट में बहुत पूछे जाते हैं। पहला है
यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। ये बिल्कुल सही है। इसे शामिल होना चाहिए पाठ्य पुस्तकों में। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ये भी बिल्कुल सही है। वास्तविक घटनाओं और कहानियों को भी शामिल करना चाहिए। तीसरा है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अंदर ऑप्शन तीसरे में परिभाषा और व्याख्या, ये दोनों ही शब्द नकारात्मक दे रखे हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन सी मिल गया, क्योंकि दो शब्द एक ऑप्शन में नकारात्मक हैं। अगर एक ही शब्द नकारात्मक होता है तो वो ऑप्शन पूरा ही नकारात्मक हो जाता है, और इस ऑप्शन में तो दो शब्द नकारात्मक दे रखे हैं। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करने से प्रस्तुत करती है। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नकारात्मक पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 है, गिलास में ठंडा पानी या बर्फ डालने पर इसकी बाहरी सतह पर बूंदें दिखाई देने का कारण है। पहला ऑप्शन है गिलास के अंदर का पानी बाहर आ जाना। दूसरा है वातावरण में उपस्थिति वाष्पन का संघनन के कारण, यहाँ थोड़ा स्पेस हो गया है, संघनन के कारण पानी की बूंदों में बदल जाता है। तीसरा है गिलास में पानी बाहर बिखर जाना। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वातावरण में उपस्थित वाष्प का संघनन के कारण पानी की बूंदों में बदल जाना, ये कारण है गिलास के बाहर पानी आने का। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ये नकारात्मक प्रश्न है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन में नकारात्मक शब्द देखना है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पर्यावरण के सरोकार में मूल्यों को आत्मसात करना है। ये कथन बिल्कुल सही है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इसके अंदर एक भी नकारात्मक शब्द नहीं है। दूसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ये भी बिल्कुल सकारात्मक ऑप्शन है। इसके अंदर भी एक भी नकारात्मक शब्द नहीं है। सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ये भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। इसके अंदर भी एक भी नकारात्मक शब्द नहीं है। बच्चों में आकलन के लिए शब्दावली, परिभाषाओं और बोझ डालना, यहाँ 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, माफ़ कीजिए 3 शब्द ऐसे दे रखे हैं जो नकारात्मक हैं, शब्दावली, परिभाषा और बोझ। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आपको सिर्फ नकारात्मक प्रश्नों में नकारात्मक शब्द ढूंढने हैं, आसानी से आपको प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 है, सही क्रम है, इनमें से सही क्रम बताना है। तंतु, धागा, कपड़ा और वस्त्र, धागा, तंतु, कपड़ा और वस्त्र, तंतु, धागा, वस्त्र और कपड़ा, धागा, तंतु, वस्त्र और कपड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। सबसे पहले तंतु बनता है, तंतु से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से सबसे आखिरी में वस्त्र बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, एलपीजी का पूरा नाम है। पहला है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दूसरा है लिक्विड पावर गैस, तीसरा लो प्रेशर गैस। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये होता है एलपीजी का पूरा नाम। इसे हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 28 है, एंथनी प्रत्येक रविवार को चर्च में प्रार्थना करने जाता है, वहाँ किसकी मूर्ति लगी होती है। पहला ऑप्शन है राम की, ईसा मसीह की, दुर्गा की या महावीर की। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 है, आंसू में एंजाइम पाया जाता है, आंसू के अंदर कौन सा एंजाइम होता है ये बताना है। पहला है
टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, तीसरा है पेप्सिन, चौथा है ट्रिप्सिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइसोजाइम पाया जाता है आंसू के अंदर। टाइलिन पाया जाता है लार के अंदर, लार के अंदर टाइलिन पाया जाता है। और पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है पेट के अंदर, पेट के अंदर आपको पेप्सिन मिलेगा। और ट्रिप्सिन पाया जाता है पाचन तंत्र के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर ट्रिप्सिन मिलता है। यानी टाइलिन मिलता है लार के अंदर, लाइसोजाइम मिलता है आंसू के अंदर, पेप्सिन मिलता है पेट के अंदर और ट्रिप्सिन मिलता है पाचन तंत्र के अंदर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 30 है, कृष्णा विलास महल स्थित है। पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा है सिरोही में, तीसरा है जयपुर में, चौथा है जोधपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयपुर में। इसको याद रखने के लिए आपने एक गाना तो सुना ही होगा, ऊधो गए द्वारकाधीश। उसमें गोपिकाएं विलास करती हैं कृष्ण के लिए, और ऊधो से याद रख लीजिए, ऊधो में ऊ आता है और ऊ से ही उदयपुर, उदयपुर में है कृष्ण विलास महल। अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की एग्ज़ाम तक अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।